नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक डिटेल्स देने के लिए आया हूं। मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था यहाँ पे एनालाइज करने के लिए जो जो हमारे चेंजेस आए गए हैं हमारे आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कानून अब नया बदल चुका है। अपना यहाँ पर अभी बदलने के लिए टाइम है, लेकिन इंट्रोड्यूस हो चुका है कि क्या बदलाव हमारे पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ के अंदर आने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑनरेबल हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इनके द्वारा जो है मॉनसून के लास्ट डे ऑफ द सेशन के अंदर यहां पर 3 कानून का यहां पे इंट्रोडक्शन दिया गया है लोकसभा के अंदर कि अब जो है भारत के अंदर हम ये नए 3 कानून लेकर आएंगे। तो यहां पर आपको डिटेल के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कानून के नाम बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता 2023, ये कानून पहला हमारा आईपीसी को बदलने के लिए लाया गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम बीएनएस के नाम से जानेंगे। दूसरा हमारा कानून सीआरपीसी को बदलने के लिए लाया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं बीएनएसएस। तीसरा हमारा कानून लाया गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो ये 3 का एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए, तो ये नया कानून हमारे सामने ये 3 आए हैं, जिनके बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। बहुत क्रक्स के अंदर बताऊंगा, मुद्दे वाली बात बताऊंगा। जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो रहे होंगे उन क्वेश्चंस का सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात यहां पे आपको समझनी है कि यहां पे जो है ना कुछ चेंजेस हमारे ऑनरेबल जब हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, जब वो बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो उन्होंने लोकसभा के अंदर कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करा था। जैसे कि मैं आपको वो पॉइंट्स क्लैरिफाई कर देता हूं कि मॉब लिंचिंग की जब बात आती है, यानी कि कुछ लोग भीड़ में आए और किसी अन्य व्यक्ति को मारकर चले गए कि भाई तुम तो एक्स नाम के धर्म के हो या तुम तो वाई नाम के धर्म के हो, हम तुम्हारे को जान से मार देंगे। और कुछ 4-5 जने 7-8 जने भीड़ में आए और उस एक्स नाम के धर्म के व्यक्ति को मारकर चले गए। अब ऐसे केस में क्या यहां पे कोई कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती थी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। अगर हम पुराने पर्टिकुलर आईपीसी को, सीआरपीसी को, एविडेंस एक्ट को कंक्लूड करते हुए चलते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा इंडिविजुअल तरीके से, तो जब हम उसके ऊपर मर्डर की सजा लगाते थे, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट के तौर पे उनको कन्विक्ट कर देते थे, जो उसके और बाकी साथी हुआ करते थे। लेकिन एक क्लियर कट यहां पे मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून नहीं हुआ करता था। लेकिन अब यहां पर जो है पर्टिकुलर हमारे जो नए 3 बिल आए हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर, इनके ऊपर जो है अपना कानून जोड़ दिया गया है, कानून ला दिया गया है, जिसमें अगर कोई भी मॉब लिंचिंग अपना अपराध के तौर पे पकड़ा जाएगा, उसको 7 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा या फिर बढ़ाकर डेथ की सजा भी दी जा सकती है। याद रखिएगा। अब एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि जैसे कि बहुत लोग भगोड़े होते हैं कि पैसा जो है भारत का लेकर भाग जाते हैं किसी दूसरे देश के अंदर, अब वो भगोड़े हो गए। अब यहां पे हमारे अगर मैं पुराने कानून की बात करूं तो ऐसा एज सच कोई भी क्लियर कट कानून नहीं हुआ करता था और इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती थी। अब इस केस के अंदर यहां पे पूरा फ्यूजिटिव्स के ऊपर जो है एक नया कानून ला दिया गया है कि अगर कोई भी कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित हो गया है ना, तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई चलेगी। और वो अगर प्रेजेंट भी नहीं है कोर्ट के अंदर, कोई बात नहीं भाई, उसको जहां किसी दूसरे देश में बैठा हुआ है बैठे रहने दो, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होगी और सजा भी होगी। इसके ऊपर भी फ्यूजिटिव लॉ के प्रोविजंस भी हमारे पर्टिकुलर नए बिल्स के अंदर एड ऑन करे गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। ठीक है, याद रखिएगा 3 कानून है हमारे आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट को लेके। अब यहां पर जो है 0 एफआईआर का प्रोविजन पहले भी हमारे कानून में ऐसा कुछ था नहीं, नए कानून आए उसमें भी हमारा इतना ज्यादा जिक्र नहीं करा हुआ है। लेकिन यहां पे ना टाइम पीरियड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर करा हुआ है। 0 एफआईआर का मतलब मैं आपको क्लियर तौर पे बता देता हूं कि अगर एक अपराध हुआ है दिल्ली के अंदर और आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो गुजरात के अंदर, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, आप कोई भी जगह एज्यूम कर सकते हो। अब ऐसे केस में गुजरात पुलिस के पास जब आप अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाओगे जो कि अपराध हुआ है दिल्ली के अंदर, यार ये तो बहुत अलग बात हो जाएगी। तो गुजरात पुलिस जो है जब आपकी एफआईआर दर्ज करती थी ना, तो एफआईआर नंबर के आगे कोई नंबर नहीं डालते थे कि पूरे डे की 24 घंटे के अंदर अंदर कितनी एफआईआर हुई है, 10 हुई है, 15 हुई है, 20 हुई है, 30 हुई है, तो वहां पे कोई नंबरिंग नहीं होती थी, 0 नंबर डाला जाता था। 0 नंबर का मतलब ये होता था कि भाई हमारे एरिया के अंदर, हमारे जुरिडिक्शनल एरिया के अंदर तो अपराध ये हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हम तो इसको 0 डालेंगे। तो फिर यहां पे गुजरात पुलिस की ड्यूटी होती थी कि वो एफआईआर की कॉपी जो है दिल्ली पुलिस को अपनी ट्रांसफर कर देगी विद इन द डिजायर्ड टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं हुआ करता था और बहुत सारे पुलिस वाले तो सीधा मना कर देते थे कि भाई नहीं, हम नहीं कर रहे तुम्हारी 0 एफआईआर दर्ज, कौन हो तुम, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है 0 एफआईआर दर्ज करने का। इनफैक्ट बहुत सारे पुलिस वालों को तो पता भी नहीं होता था कि एक्चुअली 0 एफआईआर नाम की कोई चीज होती भी है। अब यहाँ पे कानूनी रूप से इस पे बहुत जोर दिया गया है कि अगर 0 एफआईआर कोई दर्ज होती है तो हर पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि वो 0 एफआईआर दर्ज अपने पुलिस स्टेशन के अंदर करेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्लियर तौर पे बता रखा है
कि 0 एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो पुलिस स्टेशन ने 0 एफआईआर दर्ज करी है तो वो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर एफआईआर की कॉपी सेंड करेगा एज अ ड्यूटी, मैंडेटरी है, याद रखिएगा। फिर इसके ऊपर जो एक और हमारा एक बहुत बड़ा चेंज करा गया है जो कि मेरी नजर में बहुत अच्छा भी है कि एफआईआर से लेके जजमेंट आने तक ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको पता होगा एक बार ये एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद फिर पुलिस की चार्जशीट तैयार होती है, चार्जशीट तैयार हो जाने के बाद फिर यहाँ पे कोर्ट में चार्जशीट जाती है, फिर मैजिस्ट्रेट अपनी चार्जशीट को पढ़ते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट अपना कॉग्निजेंस लेते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट जो है पार्टीज को एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं, मतलब इशू ऑफ प्रोसेस भी होता है जब यहाँ पे समन वगैरह भेजे जाते हैं अक्यूज पर्सन को जो अपना एफआईआर के तौर पे अक्यूज जिसको बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे इशू ऑफ प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पे जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद यहाँ पे एविडेंस की स्टेज आती है, एविडेंस हो जाने के बाद फिर आर्ग्यूमेंट की स्टेज आती है, फिर फाइनल हियरिंग की स्टेज आती है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जजमेंट जज साहब के द्वारा प्रोनाउंस करा जाता है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारा क्रिमिनल ट्रायल का। अब इस केस के अंदर मुद्दे वाली बात आपको समझनी है कि एफआईआर से लेके जजमेंट आने तक ये जो सारा काम मैंने आपको बताया ये पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है। मतलब अभी करा नहीं है, जब ये कानून बन जाएगा, बिल से एक्ट बन जाएगा, लोकसभा से पास होके राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाने के बाद ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हो जाने के बाद फिर इसको हम कानून में कन्वर्ट कर देंगे। और याद रखना इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको लाइव सेक्शंस भी दिखाऊंगा कि आपको जो जो याद रखने के लिए हैं अभी माइंड में थोड़ा थोड़ा सेट करते चलो, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, और जो आपके मन में क्वेश्चंस है ना वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं, मैं जेएलओ की तैयारी कर रहा हूं, मैं एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं नया कानून पढ़ूं या पुराना कानून पढ़ूं, मेरा सिलेबस के अंदर नया कानून के तहत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पुराने क्वेश्चंस के तहत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कंप्लीट डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कंप्लीट प्रोसेस जो अपना किस में कर दिया गया है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब मुद्दे की बात आ जाती है कि यहाँ पे जो है ना क्रॉस एग्जामिन अगर कोर्ट कर रहा है या पूरा का पूरा कंप्लीट जो ट्रायल चलाया जा रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलाया जाएगा। हालांकि आपको पता ही है ना अब हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हो गए, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी हो गए, वो अपना सारा ट्रायल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जरिए चलाते हैं और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आप देख भी सकते हो, यूट्यूब पे इनके ट्रायल को देख भी सकते हो। और बहुत सारे लोग तो अपना यूट्यूब चैनल भी खोल के बैठ गए हैं कि एक पूरे जजमेंट में से कोई वीडियो उठाई, पिक करी, यूट्यूब चैनल पर डाल दी, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत सारे लोग करते भी हैं। अब इसके अंदर एक और चीज हमारे मैंडेटरी बेसिस पे यहाँ पे बनाई दी गई है कि अब यहाँ पे जो कोई विक्टिम होगा सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग और उनकी जो है बयान लिए जाएंगे, मतलब उनकी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी, तो वो जो रिकॉर्ड करी जाएगी ना स्टेटमेंट, वो वीडियोग्राफी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ये कर दिया गया है। और अगर कोई गैंग रेप अपना अपराध करता है तो गैंग रेप के लिए यहाँ पे पनिशमेंट भी बढ़ा दी है, 20 साल से लेके उम्र कैद तक की यहाँ पे सजा कर दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा सजा है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की हरकत करता है यानी रेप का अपराध करता है तो ऐसे केस में उसको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। यहां पर कानून के अंदर प्रावधान ऐड ऑन कर दिया गया है। पहले बहुत ज्यादा मांग करी जाती थी कि यहां पे डेथ पेनल्टी लाओ लाओ लाओ, बट पहले बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस में गैंग रेप के अंदर जो है बना डेथ पेनल्टी का एक प्रोविजन, छोटा सा प्रोविजन डाला हुआ था। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट तौर पे बोल दिया है कि अगर कोई भी माइनर लड़की के साथ रेप का ऑफेंस करता है सीधा फांसी की सजा लगेगी उन्हें। अब यहाँ पे जो है बोल दिया गया कि चार्जशीट जो है आप फाइल करोगे 90 डेज के अंदर अंदर, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया है 90 डेज के अंदर अंदर, और इसको एक्सटेंड करा जा सकता है अगर रीजन है तो। याद रखना ऐसा नहीं कोई इररेलेवेंट जैसा मेरे को तो सबूत नहीं मिले, अरे जैसा हमने तो कुछ करा ही नहीं, ठीक है। लेकिन सबूत मिलने के बाद कि यहाँ आपको पुलिस वाले आपको जो है टाइम पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड करवाना चाहिए, मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 180 डेज तक एक्सटेंडेबल होगा। ये भी एक नया चेंज लाया गया है हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में और अपना एविडेंस एक्ट के अंदर, याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो है कोर्ट जो है ना अपना ट्रायल फिनिश करेगा ही करेगा, ट्रायल नहीं, यहाँ पे कोर्ट जो है अपना फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको अभी स्टेज बताई थी ना, तो कोर्ट जो है अपना जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का प्रोसेस होता है वो 60 दिनों के अंदर अंदर पूरा करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये है पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट अपनी क्रिएट करी जाती है पुलिस वालों के द्वारा। फिर जब चार्जशीट कोर्ट के पास आ जाती है, यानी कि अगर मैं जज हूं, अगर मेरे पास चार्जशीट आ जाएगी, मैं जज तो नहीं बोलूंगा, मैं क्या मैजिस्ट्रेट बोलूंगा, ठीक है। बहुत टेक्निकल बातों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट के पास में, क्योंकि जो ट्रायल होता है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से तो चालू होता है और कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो सीधा ट्राइबल होते हैं,
कोर्ट ऑफ सेशन के पास में। अब कोर्ट ऑफ सेशन में जो जुडिशियल ऑफिसर बैठे होंगे उनको हम जज बोलते हैं, लेकिन अगर नीचे की कोर्ट में बात करूं तो उनको हम मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। उन जुडिशियल ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट बोला जाता है एज पर द सीआरपीसी की अगर मैं बात करता हूं। और यहां पे नए प्रोविजन अगर आ जाएंगे तो एज पर BNSS, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैजिस्ट्रेट के पास जब अपनी चार्जशीट की कॉपी आती है तो यहां पे एक मैंडेटरी बात डाल दी गई है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट आई और मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो जो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे ना, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भैया 60 दिन के अंदर अंदर आप करके छोड़ देना, याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर एक और बात बोल दी गई है कि जिस दिन जज साहब जजमेंट अपना डिलीवर करेंगे, मतलब जब जजमेंट कंक्लूड कर देंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट जो है डिलीवर करना ही पड़ेगा। जैसे कि आखिरी हेयरिंग हो गई है, अब आखिरी हेयरिंग हो जाने के बाद सारा काम जज साहब के ऊपर होता है कि जजमेंट देना है। अब इस केस में ऐसा नहीं है कि जज साहब अपना जितना मर्जी टाइम पीरियड, 1 साल 2 साल 6 महीने 10 महीने जितना मर्जी टाइम ले ले, नो, यहां पे बोल दिया गया कि एक बार हियरिंग कंक्लूड हो गई है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपना जजमेंट डिलीवर करना ही करना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद जब जजमेंट एक बार डिलीवर हो गया, बात ही खत्म। अब किसी को अगर ऑनलाइन देखना है तो 7 डेज के अंदर 7 डेज के अंदर अंदर वो जजमेंट की कॉपी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी और हर कोई व्यक्ति अपना ऑनलाइन उस पर्टिकुलर जजमेंट को 7 दिनों के अंदर 7 डेज के अंदर अंदर वो जजमेंट देख सकता है। ये इंपॉर्टेंट चेंज करा गया है। और अगर कोई पुलिस वाले जो है सर्च कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए या कोई भी चीज को सीज कर रहे हैं, अगर पुलिस वालों को लगता है, प्रोविजन है ना अपना, ठीक है। अब मैं ऐसे सेक्शन बोलूंगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक आपको टेबल की फॉर्म में सारी चीज देखकर बताऊंगा। तो यहां पर जो है अपना जब जज साहब अपना सर्च या सीज कर रहे होंगे पुलिस वाले, तो वैसे केस के अंदर वो वीडियोग्राफी भी बनाएंगे जिससे कि कोई व्यक्ति एलिगेशन ना लगा पाए, देखो यार पुलिस वाले मेरे घर पे आए थे, उन्होंने ये बदतमीजी करी, ऐसा करा वैसा करा वगैरह वगैरह। तो वीडियोग्राफी हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट के सामने पहले ही क्लियर रहेगा। और आपको तो पता होगा सुप्रीम कोर्ट के इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल कोर्ट बन चुका है, तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से चेंजेस बहुत ज्यादा हाई स्केल पे आने वाले हैं कि हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनमें भी डिजिटलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक केस चालू कहां से होता है, ऑब्वियसली लोअर कोर्ट से तो चालू होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आते आते फिर अपना सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अब इस केस में जब लोअर कोर्ट के पास ही डिजिटल इक्विपमेंट्स होंगे ही नहीं तो कैसे कर पाओगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैसे कर पाओगे जजमेंट को ऑनलाइन अपलोड, कैसे कर पाओगे, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो सीधे तौर पे लोअर कोर्ट में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस जरूर आएंगे, ऐसा मेरा इंट्यूशन है। बट पहले कानून पास हो जाए, जब इतनी तक बात आ गई है तो लोअर कोर्ट में चेंजेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है एक और बात यहाँ पे मेरे को अच्छी लगी है कि अगर कोई भी अपराध ऐसा करा गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसमें सजा 7 साल तक या उससे ज्यादा मिल सकती है, तो यहां पे मैंडेटरी बता दिया गई, पुलिस जब जाएगी ना मौके पे घटनास्थल पे तो फॉरेंसिक टीम का भी एकदम जाना मैंडेटरी है। यानी कि अब फॉरेंसिक टीम का बहुत डामाडोल यहां पे काम का बढ़ चुका है, याद रखिएगा। अब यहां पे जो है एक और बात बोल दी गई कि भाई अगर कोई भी अपराध ऐसा है जिसमें सजा 7 साल तक या उससे ज्यादा मिल सकती है तो उस केस में आप एकदम आंखें बंद करके विड्रॉ केस को नहीं करोगे। यहां पे ऐसे नहीं बोल सकते अरे जज साहब हम तो अब अपने केस को विड्रॉ करना चाहते हैं तो प्लीज जज साहब हमें विड्रॉ करने दो, नो। यहां पे पहले विक्टिम जो होगा ना उसको सुनने का मौका दिया जाएगा कि एक्चुअली यार जिसके ऊपर अपराध हुआ है वो एग्री करता भी है विड्रॉ करने के लिए या नहीं करता है। अगर जज साहब विक्टिम की स्टेटमेंट सुनने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं तब जाके एक बार सोचा जाएगा कि हाँ केस को विड्रॉ करा जाए या ना करा जाए, याद रखिएगा। अब यहां पे जो एक और चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी है कि समरी ट्रायल को आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 260 से लेकर 265 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर हमारे ट्रायल के प्रोसीजर होते थे, समरी ट्रायल हम कैसे चलाएंगे और समरी ट्रायल होता क्या है। तो इस चीज को जानने के लिए आपको सेक्शन नंबर 2W के अंदर जाना पड़ता है। उसके अंदर क्या बता रखा था हमारे को, सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि सर सेक्शन 260 वाला कौन सा, पर यार इतने तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका लेवल थोड़ा सा होगा कि आपको आईपीसी सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट का थोड़ा सा तो बेसिक पता होगा कि मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सीआरपीसी, अगर मैं सब्सटेंटिव राइट्स की बात कर रहा हूं तो आईपीसी, अगर मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं तो एक और हमारा एविडेंस एक्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए, और एविडेंस एक्ट में तो पहले भी हमारे 200 के करीब सेक्शन थे ही नहीं और अब भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ठीक है। तो सीआरपीसी बचता है, तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 262 265 में हमारा है, अभी तो यही बोलूंगा ना जब तक कानून नहीं बना। तो समरी ट्रायल के बारे में बात करिए तो समरी ट्रायल वो ट्रायल होते हैं, समरी केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें सजा मैक्सिमम 2 साल तक की दी जाती है। उन केसेस को हम आंखें बंद करके समरी ट्रायल चलाते हैं। 260 से लेकर 265 के अंदर कवर अप होता है। अब यहां पे चेंज एक तरह से ये करा गया है कि अब हम संबंध केसेस को 2 साल की बजाय 3 साल वाले अपराधों को हम संबंध केसेस मानेंगे। यानी कि अगर कोई भी अपराध जो पनिशेबल है 3 सालों तक, तो उसको तक बोला है मैंने, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, तो वरना वो वारंट केस में चला जाएगा। तो अगर कोई भी अपराध अपना संबंध केस है
जिसको जो पनिशेबल है 3 सालों तक, तो उसको समन केस की तरह ट्रीट करा जाएगा जाएगा जाएगा, और उसका जो है समरी ट्रायल के तौर पे चलेगा। और इससे जो है ना बहुत बढ़िया रहेगा, कोर्ट पे इतना ज्यादा बर्डन आएगा नहीं कि यार किसी ने मेरा मान लेते हैं मोबाइल चुरा लिया, ठीक है। अब ये है तो यार पनिशेबल, अगर मैं आईपीसी की बात करता हूं तो सेक्शन 379 के अंदर 3 सालों तक पनिशेबल है, बट इसका जो ट्रायल होता है वो नॉर्मल ट्रायल की तरह चलेगा। अभी छोटे छोटे मुद्दे कोर्ट पे इतने बर्डन क्रिएट कर देते थे कि पूछो मत, तो इसीलिए अगर 103 साल डाल दिया तो समरी ट्रायल में जाएगा, जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाएगा। अब ये हमारा पर्टिकुलरली मेजर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये चेंज करे गए हैं, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम बिल के ऊपर चल लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको सारे के सारे आपको जो दिमाग में क्वेश्चंस होंगे ना उसको डिस्कस कर लेता हूं, वरना फिर हम बिल की तरफ बढ़ जाएंगे। पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट के तौर पे कि सर मैं जो है ना अपने एग्जाम्स की तैयारी 1 साल से कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं, 3 साल से कर रहा हूं, 5 साल से कर रहा हूं, ठीक है, बट मैं फ्रेशर नहीं हूं, मुझे आता है, पूरा नहीं आता। मैंने आईपीसी आधा पढ़ा हुआ है, मैंने सीआरपीसी आधा पढ़ा हुआ है, मैंने एविडेंस एक्ट आधा पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ा हुआ, या फिर मैंने पूरा भी अच्छे से पढ़ रखा है विद सेक्शन, विद प्रोविजन, विद केस लॉ, विद कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, सब कुछ मैंने विद एमसीक्यू वगैरह 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 मैंने सब कुछ करा हुआ है। सर बट मेरे अब ये दिक्कत आ गई, मेरे मन में अब इनसिक्योरिटी आ गई कि यार अब नया कानून आ गया, बीएनएसएस और बीएसए, हमारा आईपीसी नया आ गया, सीआरपीसी नया आ गया, और अपना एविडेंस एक्ट नया आ गया। सर अब बस मेरे को इतनी सी बात क्लियर कर दो, अब मैं नया पढ़ूं या पुराना पढ़ूं? ये आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। इसका सीधा जवाब बताऊं, अगर आपका पेपर 6 महीने से लेके 1 साल के दौरान में है, मान लेते हैं आपका टारगेट करके चल रहे हो, मेरा तो भाई राजस्थान जुडिशरी का मन है, मेरा तो भाई एमपी जुडिशरी देने का मन है, मेरा तो भाई दिल्ली जुडिशरी पेपर देने का मन है, मेरा तो भाई कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, अपना और भी बहुत सारे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर आपका टारगेट है कि 6 महीने के अंदर अंदर, मुझे लगता है ऐसा कि नोटिफिकेशन मेरे एग्जाम की आ जाएगी, या 8 महीने अंदर, 10 महीने के अंदर अंदर मैं कंफर्म हूं मेरी पर्टिकुलर जुडिशरी टारगेटेड स्टेट जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो अब उस केस में मैं आपको क्लियर तौर पे बोलूंगा, आप तैयारी करने लग जाओ पुराने कानून के तहत ही, आपको अभी नया कानून पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए जी, अब आप जेएलओ का पेपर देने जा रहे हो, जो भी फॉर्म अभी चल रहे थे, ठीक है, या अभी दिल्ली की आप एक्सपेक्टेशन मांग के चल रहे हो कि आ सकती है नोटिफिकेशन, राजस्थान में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3-4 महीने देखो जाएंगे, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। राजस्थान जुडिशरी एकदम नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि अभी 3-4-5 महीने लेगा ही लेगा। तो उसके लिए आप भी पुराने कानून पे अपनी कमांड बनाना सॉलिड तरीके से चालू कर दो, जितनी कमांड बच्ची कुची है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो वेल एंड गुड, बस प्रैक्टिस करते रहो, पीवाईक्यू देखते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, बात खत्म। नए कानून पे भी दिमाग पे जोर मत डालो बस वो जो डेट्स हैं, कितने सेक्शन पुराने थे अब कितने जोड़े गए हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। इन पे थोड़ा सा ऊपर से देख लेना, क्योंकि लीगल जीके ये जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बन के आपको परेशान कर सकते हैं कि अगर आपने छुआ ही नहीं नए कानून के अंदर है क्या एक्चुअल में, ठीक है। और आप तो यार लॉ स्टूडेंट हो, दुनिया घर के बाहर निकलते होंगे, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो तुमसे पूछते होंगे, अरे वकील साहब आपको पता है नए कानून आ चुके हैं, तो आप क्या अपनी टिप्पणी देना चाहोगे? उस टाइम पे आप अगर ब्लैंक रहोगे तो यार क्या इमेज रह जाएगी आपकी कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू डोंट नो अबाउट द न्यू लॉज व्हिच आर अबाउट टू एनफोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट, सो यू हैव टू अवेयर एटलीस्ट बेसिक प्रोविजंस कि मर्डर, रेप, डेकॉइटी, थेफ्ट, ये बेसिक प्रोविजन तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मुद्दे की मैंने उसका जवाब दे दिया। दूसरी तरह के क्वेश्चन ये आ सकता है, सर मैं जो है ना अब मतलब मेरी एलएलबी अभी पूरी हो गई है, या मैं एलएलबी कर रहा हूं, या मेरी एलएलबी खत्म होने वाली है, मैं अब जुडिशरी की तैयारी करना चाहता हूं, या फिर मैंने अभी चालू करी है, या मेरे को कुछ महीने हुए हैं अपनी जुडिशरी चालू करे हुए। अब आपको भी पता है आपका सिलेबस तो है नहीं पूरा, सीधी सी बात है, तैयारी तो अभी पूरी है नहीं, तो पेपर फॉर्म भरोगे भी फेल ही होगे, ठीक है। फेल इन द सेंस कुछ सीख कर ही आओगे ना, कि मैंने फॉर्म भरा था जुडिशरी का प्रेशर देखने के लिए कि माहौल कैसा होता है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बच्चों के मन में क्या क्या डाउट रहते हैं, कैसे वो पेपर करते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें सीखने के लिए फॉर्म भरोगे, ठीक है। बट मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी नए कानूनों के ऊपर, ठीक है। नए कानून आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार जब ये कानून बन जाएगा और उसके बाद जब कोई जुडिशरी की नोटिफिकेशन आएगी, मेरे मुताबिक वो नए कानून के तहत ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी और आपसे पेपर में नए लॉज ही पूछे जाएंगे। क्लियर तौर पे मैंने आपको इसका जवाब भी दे दिया है, ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है आप लोगों के मन में कि सर मेरे को ना एक डाउट ये आ रहा है कि मैं जो है जब
पढ़ाई कर रहा हूं ना, तो अब मेरे मन में इनसिक्योरिटी है कि यार अब ये नया कानून आ चुका है, मेरे को सेक्शन क्या दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको क्लियर बोलूंगा, सेक्शन दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। दोबारा इन द सेंस कि अगर मान लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय कल्पेबल होमोसाइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। अब आप लोग थोड़ा सा शांत दिमाग रख के एक लॉजिक से सोचना, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस पुराने कानून में और नए कानून में क्या अलग है क्या, ये बताओ जरा। चार्जशीट क्या होती है, कि पुराने कानून में अलग और नए कानून में अलग है क्या। एफआईआर का मतलब क्या होता है, पुराने कानून में अलग और नए कानून में अलग है क्या। और अगर कोई रेप का ऑफेंस क्या होता है, पुराने कानून में अलग या नए कानून में अलग है क्या, बताओ जरा। अरे सारी चीजें सेम है भाई, एक एक वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन से लेके मतलब एक एक चीज सेम है कि रेप का अपराध क्या होता है, मर्डर का अपराध क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, डेकोइटी क्या होता है, और रॉबरी क्या होता है, ठीक है, अबैटमेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर तौर पे बोलूंगा कि आपको अगर मन में इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरे अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि नोटिफिकेशन मेरी आज आ जाए, कल आ जाए, एक साल बाद आए, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पुराने कानून से अपने कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट प्रिपेयर करो, ठीक है, और नए कानून के तहत अपना सेक्शन प्रिपेयर करो, बात खत्म। दोनों का हाथ मिल जाएगा, सीधे काम आपका हो जाएगा। ठीक है, कि आपको मान लेते हैं कि आपको मर्डर नहीं पता क्या होता है, तो भाई नहीं पता ना, क्या हो जाएगा शेयर, पहले 302 में था, अब आपका मेरे हिसाब से तो 100 की लाइन में आ चुका है। मेरे हिसाब से 99 सेक्शन है हमारा अब नए कानून के अंदर, बीएनएस के अंदर, जो आपका मर्डर का अपराध बन चुका है। बट यही तो चेंज हुआ है बस, पहले सेक्शन 300 था, अब सेक्शन नंबर 99 है, बस यही तो चेंज हुआ है। और बाकी कंसेप्ट, केस लॉ, सारी दुनिया संसार की बातें बिल्कुल सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। याद रखिएगा, बस आपको चेंज क्या करना है, पहले सबसे पहले मैं तो आपको यही बोलूंगा, आज इसकी वीडियो से आप मेरे ये अपना पैटर्न बना लो, प्लीज साइकिल बना लो, कि आप जब भी अपनी तैयारी करने बैठोगे, आपको पहले कंसेप्ट अपना पढ़कर तैयार कर लेना है। याद रखिएगा, अब आप जेएलओ देने जा रहे हो, एपीओ देने जा रहे हो, या डीजे मतलब जुडिशरी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, भाई कंसेप्ट प्रिपेयर नहीं है ना, कभी जीवन में तुम अच्छे वकील, अच्छा जुडिशरी एस्पिरेंट, अच्छा वकील कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह पे कंसेप्ट मांगता है। आपसे पूछ ले कि अच्छा चार्जशीट का मतलब बताओ, आप बता रहे हो कि ये चार्जशीट जो हमारे फला फला सेक्शन में 173(2) के अंदर डिफाइन करी हुई है, चार्जशीट जब होती है, चार्जशीट जो है हमारे सीआरपीसी में मेंशन करी हुई है, चार्जशीट जो है पुलिस की बताई जाती। अरे भाई उसने आपसे पूछा है कि चार्जशीट का मतलब बताओ, और आप जो है कंसेप्ट प्रोविजन बताने लग गए, केस लॉ बताने लग गए, ये आपका रेलेवेंट आंसर होगा नहीं। तो इससे पहले क्या है, पहले कंसेप्ट प्रिपेयर कर लो, बाकी बात की कहानी रहेगी। तो कंसेप्ट जिस दिन आपका प्रिपेयर हो गया, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, चाहे नई कानून आए, पुराना आए, कुछ भी आए, आप फेल कभी लाइफ में होंगे ही नहीं। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी, अगर आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, मेरे वहां पे जुडिशरी बैचेस चलते हैं, और 19 अगस्त से इंडियन एविडेंस एक्ट का मेरा एक बैच चालू हो रहा है, और मेरा पुराना सीपीसी का भी बैच अब जस्ट अभी खत्म हो जाएगा। तो मैं अपने बैचेस के अंदर भी सबको ऐसे ही पढ़ाता हूं कि पहले कंसेप्ट प्रिपेयर कर लो, सेक्शन हाथों हाथ याद हो जाएंगे, बात पे भरोसा रखो। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता होगा, सेक्शन याद करके अचार डालोगे, सेक्शन के आपके 2, 5, 10, 15 क्वेश्चन आने का हिस्सा, बाकी का मेजर पोर्शन तो आपका कंसेप्ट का आएगा, उसमें तो खत्म मामला, फिर उसमें तो जीरो हो तुम लोग। तब ऐसे कैसे फिर तुम अपना ये सोच सकते हो कि मेरे को जज बनना है और मेरे को कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। बीइंग अ जज यू हैव अ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज ड्यूटीज विच यू हैव टू फुलफिल व्हाइल यू आर सिटिंग एज अ जज इन द कोर्ट। एंड आप अगर जज नहीं होंगे, जज को अगर अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर दिक्कत आ जाएगी। याद रखिएगा कि अब एक मान के चलो ना, एक डॉक्टर ने अगर अपने टाइम पे अच्छी पढ़ाई नहीं करी, बस जैसे तैसे डॉक्टर बन गया, अब उसको कोई इलाज कराने के लिए आ रहा है, खांसी का, जुकाम का, पेट दर्द का, सर दर्द का, वो उल्टी सीधी कोई दवाई दे दे, बताओ भोकाल हो जाएगा पूरे सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ही जज का भी है भाई, जज जो है बन गए जैसे तैसे करके, और आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं, कंसेप्ट पता नहीं, तो सामने जी कार्रवाई चल रही है, अब तुम कौन सा धारा लगाओ कौन सा ना लगाओ, यार किसी की जान की बात आ जाएगी। समझ गए मेरी बात, तो इसको बहुत सीरियसली लेना। अब आ जाते हैं थोड़ा मुद्दे वाली बात पे, बहुत सीरियसनेस से बहुत हो गई अभी, तो चलो सीरियस ही है। देखो भाई, अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। ठीक क्या, एकदम देखो एक झटके में मेरी स्क्रीन चेंज हो गई। ये ना मैंने भी सीखा है पहली बार, दूसरी तीसरी बार मैंने चीज़ें सीखी हैं। पहले आप लोग देखते होंगे मेरे यूट्यूब पे जब लाइव भी आता था, तो पता नहीं मेरे सिस्टम में दिक्कत होती थी, बट मैंने कहा नहीं भाई, हमें को सीखना है तो सीखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है नया कानून आईपीसी का। और इसके अंदर ना देखो,
मैं आपको क्लियर तौर पे बोलूं, पुरानी जगह मतलब अरे मतलब कि 511 सेक्शन, देखो मेरा भी ट्रैक पैड है नहीं मेरे पास, मैं माउस से लिख रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ी राइटिंग पे मेरे को हंसना मत मेरी राइटिंग पे, ठीक है। 511 सेक्शन हुआ करते थे पुराने आईपीसी में, अब हमारे कितने सेक्शन हो गए हैं? 356 सेक्शन हमारे हो गए, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। पहले पुराने आईपीसी में 511 सेक्शन थे, और अब क्या हो गया है जी, अब हो गया है अपना ये 356 सेक्शन। तो बढ़िया बात है यार, कम ही हो गए। बट मैं तो क्या कम करा इन्होंने, अरे पहले सेक्शन होते नहीं थे, ए 354A 354B 354C, रेप के ऑफेंसेस में ABCDE, ठीक है, ऐसे कर दिया जाता था ना, तो ये ABCD ये सबको ना हटा दिया। अब इन्होंने क्या कहा, भाई ABCD को छोड़ो, सीधा एक पर्टिकुलर सेक्शन ही बना दो हर एक पर्टिकुलर अपराध का, बात ही खत्म। इसीलिए पहले थे 511, अब है 356, ये चीज याद कर लो, ठीक है। अब मुद्दे की बात जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, मुद्दे की बात जो मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूं, उस पर एक बार गौर कर लेते हैं, एक सेकंड को, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 1 ये है ना हमारा शॉर्ट टाइटल एंड ये एप्लीकेशन, ठीक है, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये इसके अंदर ना क्लॉज नंबर अपना 5 है, सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज नंबर 5 है। जो हमारे पुराने हमारा आईपीसी था ना, उसमें सेक्शन नंबर 4 हुआ करता था कि एक्सटेंशन ऑफ द कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की आईपीसी का दायरा बाहर तक हम अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सेक्शन नंबर 4 ऑफ आईपीसी के अंदर जो बात करी जाती थी, वो इसके अंदर हमारे नए वाले कानून में सेक्शन नंबर 1 के क्लॉज नंबर 5 में BNS के अंदर करी जाती है, ठीक है, BNS के अंदर करी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे हम सेक्शन नंबर 10 की बात करें कि पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, इसका जो है हमारा काम होता है, याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 34 के अंदर, ठीक है। सेक्शन नंबर 34 हमारा कॉमन इंटेंशन वाली बात करता नहीं था, कॉमन इंटेंशन वाली वो बात हमारी यहां पे आ गई है। पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, ठीक है। अब ऐसे केस में इसको सेक्शन नंबर 10 हम कॉमन इंटेंशन के तौर पे ट्रीट करेंगे। अब इसका सेक्शन नंबर 11 और 12 देखो, सोलिटरी कन्फाइनमेंट और लिमिट ऑफ द सोलिटरी कन्फाइनमेंट हमारा सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ आईपीसी के अंदर कवर होता था, बीएनएस के अंदर सेक्शन 11 एंड बाकी सेम है, सब बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज यहां पे करी हुई है। अब इसका एक बार सेक्शन नंबर 20 ओपन अप कर लो। सेक्शन नंबर 20 में क्या बता रखा है, ये हमारा कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जो है अपराध करता है तो इसको हम अपराध नहीं मानते हैं। ये सेक्शन 82 में ऑफ आईपीसी में पढ़ते थे, बीएनएस के अंदर सेक्शन 20 के अंदर कर दिया है। अब इसका एक बार सेक्शन 35 ओपन अप कर लो। सेक्शन नंबर 35 में क्या बता रखा है, राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस हमारा कहां पे आता था, ये हमारा जो सेक्शन था ये हमारा 97 के अंदर आता था हमारे आईपीसी के अंदर, यहां पे हमारा क्या कर दिया, 35 के अंदर पनिशेबल कर दिया है, ठीक है। ऐसे हमारा 37 ओपन कर लो, ये सेक्शन 100 की बात करता था कि भैया आपका जो ये 99 में क्या आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कब कब कहां तक नहीं होता है, ठीक है। और एक सेक्शन नंबर हमारा 38 मेंशन कर लो, ये 100 की बात कर रहा है कि अगर आपको आपकी जान के ऊपर खतरा है तब मार दो सामने वाले को। जब तुम्हारे को सामने वाले गोलियां पे गोलियां बरसा रहा है और तुम खड़े हुए ऐसे सीधा कि भैया आ जाओ मार दो, ये तो पागलबंदी वाली बात होगी, आप भी गोलियां मारो से मार दो जान से। तो ऐसे केस में आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, ठीक है। एज पर सेक्शन 100 आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे वाले को भी जान से मार सकते हो। 41 पे आ जाओ, 41 हमारे 103 के अंदर आता था नहीं, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बचाने के लिए तुम्हारे को अगर सामने वाले को जान से, तुम्हारे घर में कोई आग लगा रहा है तुम्हें जान से मारने के लिए, पूरे घर में आग लगा रहा है, सामने वाले को मार सकते हो तुम, जो तुम्हारे घर में आग लगा रहा है मार दो, ठीक है। 103 के अंदर होता था ना, अभी हमारा 41 के अंदर हो गया, बचा लिया आपको, ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब 45 के अंदर आ जाओ एक बारी, अबेटमेंट का, अबेटमेंट तो याद करने की जरूरत नहीं है, 107 में अबेटमेंट हुआ करता था आईपीसी के अंदर, यहाँ पे आपका 45 के अंदर कर दिया है अबेटमेंट के लिए, ठीक है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये तो 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में तो याद भी करने की जरूरत नहीं है, तो मुंह पे रटी रहती है, तो ये हमारा 61 के अंदर जोड़ दिया गया है, ठीक है। कंसेप्ट वही है, पता कंसेप्ट में कोई चेंज है, अभी बताया था ना, केवल और केवल कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, केवल और केवल सेक्शन में चेंज है, बाकी का कंसेप्ट अगर प्रिपेयर हो जाएगा सेक्शन याद करना मुश्किल नहीं होगा, मन में कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये वेजिंग वॉर वगैरह वाली बात करूं तो ये सेक्शन नंबर हमारे 145 में आ जाओ जरा। वेजिंग वॉर, वो भारत वेजिंग वॉर वगैरह करते हो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में, तो ये 145 के अंदर आ गया, ठीक है। पहले काम हुआ था, पहले 121 के अंदर होता था। अब आप लोगों के दिमाग में ना एक डाउट आ रहा है कि सर सेडिशन का कानून जो है, वो राजद्रोह का कानून जो है खत्म कर दिया गया है। अगर मैं बोलूं नहीं करा गया, फिर बताओ, नहीं करा गया है भाई, राजद्रोह का कानून खत्म नहीं करा गया है। कि अगर भाई देखो, राजद्रोह का मतलब क्या होता है, तुम देश की यूनिटी को बिगाड़ रहे हो, देश की इंटीग्रिटी को बिगाड़ रहे हो, देश की सोवर्चनिटी को बिगाड़ रहे हो, राजद्रोह कर रहे हो तुम, इसका मतलब यही तो होता है। तो हमारे सेक्शन 150 में क्या बता रखा है बताओ, जो सेम चीज तो बता रखी है। तो जो सेडिशन हमारा 124A के अंदर मेंशन करा होता था आईपीसी के अंदर, उसको हटाकर 150 के अंदर एक
अपना डाल दिया गया है। ठीक है, याद रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आपको दुनिया संसार में सारी जगह यही देखने को मिल रहा है, राज रो खत्म कर दिया, राज रो खत्म कर दिया। अरे भैया पहले बिल पढ़ लो 150 के अंदर, इसका मतलब बिल्कुल सेम है, नाम ही तो बदला है बस। ठीक है, याद रखना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके अंदर एक बारी 187 के अंदर आ जाओ। 141 के अंदर वो पढ़ते थे ना अनलॉफुल असेंबली, अब ये 187 के अंदर डाल दी गई है। अब आ जाओ जरा राइटिंग के ऊपर। राइटिंग हमारा पहले होता था ना 146 के अंदर, ये रहा राइटिंग 189 के अंदर, नए वाले कानून के अंदर। और ये अपनी कॉपीज में लिखते रहना, या अपना बेयर एक्ट वगैरह अपना हाथ में रखो, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। 188 में आ जाओ एक बारी। ये हमारा वो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात होती थी ना, पहले हमारा 149 के अंदर ये कॉमन ऑब्जेक्ट होता था, अब ये 188 के अंदर कर दिया। ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना। और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, मैं ना आपको इसकी लिस्ट बना के टेलीग्राम पे अपने डाल दूं, वो बेस्ट रहेगा कि इंडिया ये आईपीसी में क्या चेंज आया है नए वाले। ठीक है, ये हमारा सीआरपीसी है बीएनएसएस, ये हमारा आईपीसी है बीएनएस, एक सेकंड रुको, ये हमारा आईपीसी है बीएनएस, ये हमारा सीआरपीसी है बीएनएसएस, और ये अपना बीएसए। ठीक है, बिल की जगह मैंने एक्ट लगा रखा है ना, बीएसए बीएसए। तो जो स्कूटर वूटर में बीएसए वाला होता है ना रूल, तो मैंने उसके हिसाब से बताया था। तो क्या मैं इसकी लिस्ट बना के रख लूँ कि क्या क्या नया चेंज हुआ। मतलब चेंज तो मैंने आपको क्लियर तौर पे बता दिया कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है पुराने के हिसाब से, कौन सा सेक्शन कहाँ पे है नए के हिसाब से, वो कन्वीनियंट रहेगा। ऐसे मैं मुंह से बताऊंगा तो ऐसे ना आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। मैं तो 2-4 सेक्शन ऐसे 10-15 सेक्शन बता के खत्म कर दूंगा, तो इसमें कन्वीनियंट नहीं रहेगा, वीडियो लेंदी बनेगी बस। तो आप लोग बताओ, मैं इसकी लिस्ट बना के चार्ट बना के अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूं। तो जितने भी लोगों ने मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा हुआ है, डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन में तो सब कुछ मिल जाता है भाई, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बहुत सारा प्रोवाइड कराता हूं। बाकी पैसे केवल आपको जुडिशरी बैचेस के लिए, कुछ क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको पे करने पड़ते हैं बस। और एक भी रुपया आपसे चार्ज कभी जीवन में ना तो करा गया है, मेरे अगर जहां पे मेरा फेस आ रहा होगा कहीं भी पर्टिकुलर पोर्टल पे ऊपर, ना करा कभी जाएगा। ये मैं आपको अपनी वर्डिंग से रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है भाई लाइफ में मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एंड सही जगह इन्वेस्ट करोगे, लाइफ में सही डायरेक्शन मिलेगी, लाइफ में सही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी स्टडी कर पाओगे, जो कि बहुत कम मिलता है मार्केट के अंदर। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, याद रखिएगा। बाकी आपको वीडियो के अंदर जो मैंने आपके डाउट्स खत्म करने थे, क्लियर करने थे, वो मैंने कर दिए गए हैं। कि नया कानून पढ़ूं पुराना पढ़ूं, मैं कहूंगा अगर पेपर अभी है 2-4-5-6-8 महीने में तो पुराना पढ़ो, अगर आपका पेपर एक साल के बाद है तो नया कानून पढ़ो। सीधे तौर पे आ गया। ठीक है, बट नया पढ़ूं पुराना पढ़ूं ये दिमाग से अभी निकाल दो, पहले कंसेप्ट पढ़ो। नया पढ़ूं पुराना पढ़ूं ये भी निकाल दो दिमाग से, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो अपने। अब जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, सब कुछ तैयारी हो रखी है, तो मैं बोलूंगा नया कानून मत पढ़ो, पुराने पे स्टिक रहो। नए कानून के अंदर कोई सेक्शन वगैरह याद कर लो, जो मैंने आपको रेलेवेंट सेक्शंस बताए हैं, मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा कौन कौन से रेलेवेंट सेक्शन है जिस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, और जो हमारे प्रोविजन आए हैं, जैसे कि चार्जशीट के अंदर 90 दिन 180 दिन तक एक्सटेंड करने के लिए बोल दिया गया है, और माइनर के साथ रेप करोगे तो डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर अपना याद कर लो चीजों को, हो गया आपका एग्जाम की तैयारी। ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा, बहुत कम लोग आपको क्लियर तौर पर बता पाएंगे। और ये अब लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये कानून लागू कब तक हो जाएगा। भाई देखो, मेरे हिसाब से 1-2 महीने रुक जाओ, 2-3 महीने रुक जाओ, लग सकता है भाई यहाँ पे ये पास हो जाए। और ये 200% पास होगा, 100% कह रहा हूँ, 200% हमारा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पास हो गई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो गई होगा, 100% होगा भाई, 100%। ठीक है, याद रखना। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को आपके पर्टिकुलर डाउट्स की मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि लाइव आना ना मेरे लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि मैं कभी कहीं होता हूं कभी कहीं होता हूं, इसीलिए मेरे को लाइव आने में इशू हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए नए चेंजेस में जो आए हैं, पहले मैंने कंक्लूड करा था, उसके बाद फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने सोचा अपलोड कर दूंगा। इससे आपको भी कन्वीनियंस रहेगी और मेरे लिए भी रहेगी। जब लाइव आने का मौका आएगा मैं लाइव पे आ जाऊंगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरा पर्टिकुलर बैच अपना लॉन्च होने वाला है 19 अगस्त से। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं शो कर दूंगा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो स्क्रीन के ऊपर भी आपको मैं शो कर दूंगा कि मेरा जो पर्टिकुलर इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच है ना, वो लॉन्च होने वाला है 19 अगस्त 2023 से। शाम की क्लासेस रहेंगी, 6 बजे से क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पूरा सिलेबस कवर अप होगा। कंसेप्ट मैंने बोला ना, कंसेप्ट पहले पढ़ाऊंगा, सेक्शंस बाद में पढ़ाऊंगा। सेक्शन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, नया हो पुराना हो कुछ भी हो, जिम्मेदारी जो मेरी है वो मैं पूरी करूंगा, जो आपकी है वो आप पूरी करना।
टाइमली बेसिस पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, नोट्स आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेंगे कि मेंस में आपको एक क्वेश्चन आएगा उसका मैं क्या क्या जवाब लिख सकता हूं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। बस आप लोग एक बार एप्लीकेशन में आके एक बारी ट्राई जरूर करना, बहुत फायदा होगा लाइफ में, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने अपना सीपीसी का बैच अपनी पहली नई मैंने एप्लीकेशन लॉन्च करी है ना, उसमें मैंने अपना लॉन्च करा था, बहुत ब्रिलियंट बच्चों का यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि भाई एक एक कंसेप्ट बच्चों को याद है। तो ये मेरे को पॉजिटिवली बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसा अपने तैयारी सॉलिड तरीके से करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर इंडियन एविडेंस एक्ट बैच on 19 which are starting from the 19th of August at 6 p.m. live and recorded classes will be available to all of you। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय, ठीक है।